प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है गणित के अंदर एक नया चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ ज्ञान के दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका 4 नंबर चैप्टर है। आप लोगों ने पढ़ाई किया है इससे पहले जो है 2 नंबर चैप्टर, उसमें आप लोगों ने मुख्य रूप से डिटेल में जो पढ़ाई किया था वो था द्विघात बहुपद। 2 नंबर चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोगों ने पढ़ाई किया था, और इस चैप्टर में द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ें बहुत ही डिटेल में शुरू से अंत तक हम लोग सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक आप लोग भी बने रहिएगा, चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एलजीआर स्टडी टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। और LGRstudy.com आपका अपना वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भी जा कर के आप बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है, तो वहाँ भी आप रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो, और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम लोग जो है अलग अलग तरह के जो है स्टडी से रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि आपके चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब? तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ये पहले जान लेते हैं। फिर आगे एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे। टॉपिक में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी कि इसका परिचय देखेंगे। परिचय पात्र यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, वो सारे चीज़ों को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। दूसरा टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाई करना है वह है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल इस चैप्टर में टोटल 3 विधि से सीखने वाले हैं। पहला तो आप देख ही लिए गुणनखंडों द्वारा, यानी कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल। दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हम द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। और जो चौथा टॉपिक होगा हमारा वो होगा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र भी वह सूत्र है जिसके हेल्प से हम द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। या फिर सीधा कह लीजिए कि द्विघाती सूत्र जो है इससे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं इसके हेल्प से। और लास्ट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बहुत ही सिंपल भी होगा, आसान सा ये टॉपिक है, मूलों की प्रकृति। किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मूल कितने प्रकृति के होते हैं, कब किस प्रकृति के मूल होंगे, ये सारे के सारे चीज़ों का अध्ययन हम 5वां टॉपिक में करेंगे, जिसका नाम है मूलों की प्रकृति। तो ये सारे के सारे चीज़ डिटेल में एक एक जो है टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में कि आखिर द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं करते हैं। पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, उसके नाम को समझते हैं कि आखिर इसके नाम का क्या मतलब हो सकता है। पूरे एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक बढ़ते हैं हम लोग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। डैट मीन्स द्विघात समीकरण का परिभाषा हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको बोला जाए कि द्विघात समीकरण को परिभाषित करें, या ये बोला जाए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो आप सिंपली बताएंगे
कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का एक समीकरण है, जहां a b एवं c जो है, ये वाला a, ये b और ये c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो भी सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस परिभाषा को पूरे डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये तो केवल हमने परिभाषा पढ़ दिया, लेकिन ऐसे तोड़ तोड़ के इस परिभाषा को हम सिखाएंगे आपको कि एकदम पूरे के पूरे आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर केवल डायरेक्ट हम नाम पर फोकस करें तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए, इससे जस्ट पहले आप लोग दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ाई किए थे द्विघात बहुपद। क्या पढ़ाई किए थे? तो द्विघात बहुपद पढ़ाई किए थे कि नहीं? बोलेंगे यस सर, द्विघात बहुपद पढ़ाई किए थे। अब जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई करने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या करने वाले हैं पढ़ाई? द्विघात समीकरण पढ़ाई करने वाले हैं। तो 1 मिनट में हम लोग पहले ये समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर बहुत ही अच्छा तरीका से द्विघात समीकरण के परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, आप लोगों ने पढ़ाई भी किया है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। जबकि द्विघात समीकरण जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज है तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ कि द्विघात बहुपद जो होते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। वहीं पर द्विघात समीकरण जो होगा वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा। अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो केवल बराबर के चिन्ह का है। बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है, जबकि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। अगर एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश करूं तो आप सीधा सीधा हम आपको बता सकते हैं कि 5x² प्लस 3x प्लस 8 ये द्विघात बहुपद है। लेकिन जब इसी को हम 0 के बराबर कर देंगे या फिर जब इसी में किसी भी रूप से अगर बराबर का चिन्ह डाल देंगे और बराबर के दाहिने अगर कुछ भी लगा दे या फिर 0 ही लगा देंगे तो वो हो जाएगा समीकरण। तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण। अगर हम केवल 5x² प्लस 3x और प्लस 8 को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बराबर के उस साइड समीकरण के अनुसार कुछ भी रह सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 0 डालते हैं। अभी फ़िलहाल क्या डालते हैं? 0 डालते हैं। तो अगर इसमें और इसमें अंतर देखा जाए तो केवल बराबर के चिन्ह का है। किसका है? बराबर के चिन्ह का है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये द्विघात बहुपद है, और इसमें बराबर का चिन्ह है तो ये द्विघात समीकरण है। बस इतना ही अंतर है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ाई किए हैं इससे पहले वाले चैप्टर में द्विघात बहुपद वो ये था, और अब जो पढ़ाई करने वाले हैं द्विघात समीकरण वो ये है। व्यापक रूप में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, वहाँ पर 0 नहीं था और यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो ये है समीकरण और बहुपद में अंतर। तो अब हमें समझ में आ गया कि समीकरण क्या है, और इससे पहले द्विघात के बारे में पढ़े ही थे। तो कैसा समीकरण? तो द्विघात समीकरण। द्विघात जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिला है, एक है द्वि और दूसरा है घात। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब तो आप जानते ही हैं पावर। यानी कि हमें वैसा समीकरण पढ़ाई करना है जिसका घात 2 हो। जिसका घात कितना हो? 2 हो। द्विघात मतलब 2 घात वाला समीकरण। कौन से घात वाला समीकरण? तो 2 घात वाला समीकरण। ओके,
अगर इसके आधार पर परिभाषा बनाने की कोशिश करी जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये साधारण सा परिभाषा है जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। क्या बोलेंगे? वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये क्या हो गया मेरा? एकदम अच्छा वाला परिभाषा हो गया, सिंपल अपने भाषा में परिभाषा। लेकिन अब हम समझते हैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने परिभाषा दिया गया है उसको। ये परिभाषा कहता है कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का एक समीकरण है। किसके रूप का? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का जो समीकरण होगा उसे ही हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। जहाँ पर याद रखने योग्य बात है कि ये a, b और c जो है, a, b, c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। और आप लोग पहला चैप्टर में ही पढ़ाई कर चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ये कि ये a, b, c कोई भी संख्या हो सकती है, परिमेय भी और अपरिमेय भी, कोई भी संख्या ये हो सकती है, ठीक है। लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता है, a का मान 0 नहीं हो सकता है। b और c का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता है। अब बात है कि भाई साहब इसने क्यों बोल दिया कि a का मान 0 नहीं लेना है? अगर a का मान 0 हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप। पहले इस 2 एग्जाम्पल को समझिए ये क्या बोल रहा है। देखिए पहला एग्जाम्पल बोलता है x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें समझना है कि ये जो 2 समीकरण दिए गए हैं आपको उदाहरण के तौर पर, वो इसके रूप का है कि नहीं, पहले ये हम चेक करते हैं। क्योंकि बोला गया है परिभाषा में कि जितने भी द्विघात समीकरण होंगे वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप के होंगे। चलो भाई सब मिला लेते हैं हम। ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 एकदम मिल रहा है भाई साहब। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का, तो a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है, इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा। a क्या है? देखिए x² का जो गुणनांक है ना उसे बोला जाता है a, x के पावर 1 का जो गुणनांक है उसे बोला जाता है b, और जो अचर पद है उसे बोला जाता है c। तो इस वाले समीकरण में आप देख सकते हैं कि x² के साथ गुना के रूप में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। जहाँ पर गुना के रूप में कुछ भी ना हो तो कितना होगा? 1 होगा। यानी कि x² को अगर किसी भी चीज़ से गुना नहीं किया गया है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके साथ 1 है। तो यहाँ पर इस समीकरण में a का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अगर इसी समीकरण में b का वैल्यू यानी कि b का मान निकालने के लिए आपको बोले तो देखिए x का जो पावर 1 है, याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण में x के पावर 1 का जो गुणनांक होता है उसी को b कहा गया है, वही ना b है। तो x का जो पावर 1 है उसका गुणनांक कितना है? b। तो यहाँ पर देखिए कि x का पावर 1 जो है उसका गुणनांक क्या है? तो उसका गुणनांक है -5 चिन्ह के साथ हम ABC का मान लिखेंगे एनी टाइम, ओके। एंड अगर C का बात पूछा जाए कि इस समीकरण में C का मान कितना है, तो जो अचर पद होगा उसे ही C बोलते हैं। अचर पद को क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। तो अब मैं इसके बाद कभी भी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि A कौन होता है, B कौन होता है और C कौन होता है, इसीलिए मैं अभी तोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ। पावर 2 वाला के साथ यानी कि पावर 2 का जो गुणनांक होगा वो होगा A। पावर 1 वाला के साथ जो होगा यानी कि x का जो गुणनांक होगा उसे कहेंगे b, और हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे। प्लस चिन्ह तो नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस चिन्ह लिखेंगे। और जो कांस्टेंट पद होगा, जो अचर पद होगा उसे बोलेंगे c। अब हम यही काम ABC लिखने का काम करने वाले हैं दूसरे समीकरण में, इस वाले समीकरण में। इस समीकरण में आप खुद ही बताइए कि a का मान कितना होगा। तो सर यहाँ भी
एक्स स्क्वायर को किसी भी चीज़ से गुना नहीं किया गया है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, यानी कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू -3 क्योंकि x का गुना -3 से किया गया है, और c का वैल्यू कितना, तो c का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे है 2, कितना है, 2 है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ABC क्या होता है वो समझ पाए होंगे। अब मैच कीजिए कि ये जो आपका व्यापक रूप है ax² + bx + c बराबर जो 0, इससे ये आपके उदाहरण मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। x² के जगह पे x² है, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, b का मान यहाँ पर -3 है और x के जगह पे x है और c के जगह पे क्या है, 2 है। और इसी तरह से समीकरण 1 भी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यानी कि सही बोला गया परिभाषा में कि जितने भी द्विघात समीकरण होंगे वो ax² + bx + c के रूप का होगा, c के रूप का एक क्या होगा, समीकरण होगा। तो ये आपने समझ लिया, देख लिया कि हाँ मैच कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, हम इसमें देखे हैं कि a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 जो है हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बस 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर हम a को 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि a का मान 0 ले लेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर आप a का मान 0 ले लीजिएगा तो जिस समीकरण में आप a का मान 0 रखिएगा तो वो समीकरण द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। कैसे, जैसे देख लीजिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर तीसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एग्जांपल दे दिया 5x² + 2x + 3 = 0। ये कोई भी हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया। ये अभी देखने में आपको द्विघात समीकरण लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस द्विघात समीकरण में a का मान 0 कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, a का मान 0 कर दूं, a का मान मैं अगर 0 ले लूं तो क्या होगा, तो ये जो 5 दिख रहा है ना वो हो गया 0। 5 क्या हो गया, 0, क्योंकि a के जगह पे अभी 5 है, लेकिन अगर मैं a के जगह पे 0 रखूँगा तो ये 0 होगा। ये 0 हो गया। 0 से इस x² को गुना कीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² को 0 से जब गुना किया जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा तो बचेगा कौन, केवल इतना बचेगा, यानी कि 2x + 3 बचेगा। केवल कौन बचेगा, 2x + 3 और बराबर में 0। अब ज़रा इसको देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि इसमें तो सबसे बड़ा घात 1 है, 2 घात वाला जो पद है वो तो 0 हो गया। और जब 2 घात वाला पद 0 हो गया तो क्या हम इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे। ये तो रैखिक समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण हो गया। तो बातें आपने समझा कि नहीं समझा, कि अगर आप a का मान 0 लेते हैं तो क्या होगा, a का मान 0 लेते हैं तो क्या होगा। तो इसीलिए वहाँ पर बोला गया है कि a का मान 0 नहीं लेना है, a का मान 0 नहीं लेना है, यानी कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि क्या होगा, वो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। लेकिन आप b और c का मान 0 ले सकते हैं, b और c का मान 0 ले सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको एक चौथा एग्जाम्पल दे दिया। चौथा एग्जाम्पल हमने दिया कि 2x² + 7x + 3 = 0। अगर मैं इसमें क्या करूं, c = 0 ले लूं। c बराबर अगर मैं 0 ले लूँगा तो क्या होगा, c = 0 लेंगे तो 2x² + 7x और ये जो 3 है ना, 3 हो गया 0, यानी कि c के जगह पे हमने रख दिया 0। तो ये 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो सीधा सीधा हम इतना लिखेंगे बराबर 0। इसको हटा देंगे, 3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो 0 है। 0 जोड़ने से 7x में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ज़रा अब इसको देखिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने बोला था कि
वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो घात तो यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, 2 घात केवल दिखना चाहिए, पद से कोई मतलब नहीं है। बी वाला पद और सी वाला पद नहीं भी रहेगा तो भी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको। 5वां एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों? ये द्विघात समीकरण है। इसमें समझिए एक काम वही कर देता हूँ मैं जो इस सभी में करके आपको मैंने क्या किया है, दिखाया है। मान लीजिए ये समीकरण था, इसमें ठीक है 2x स्क्वायर 2x और -7 था यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए। अगर मैं यहाँ पर b का वैल्यू 0 कर दूँ, किसका वैल्यू? b बराबर मैं अगर 0 कर दूँ तो क्या होगा? b का मान 0 रख दूंगा तो क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर। तो ठीक है, ये b का मान अभी 2 है, लेकिन अगर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 हम जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बच जाएगा केवल -7। क्या बचेगा? -7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें हमें घात 2 दिख रहा है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। आपके सामने अगर ऐसा समीकरण आ जाए, ऐसा वाला समीकरण आ जाए, कहीं पर लिखा हुआ हो 5x स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये कैसा द्विघात समीकरण है सर? ये द्विघात समीकरण वैसा है जिसमें b का मान और c का मान, दोनों का मान 0 है। अच्छा, इसमें हल्का 0 के बराबर करने दीजिए, तब होगा ये समीकरण। 0 के बराबर करेंगे तब नहीं समीकरण होगा जी। इसको हमने कर दिया 0 के बराबर, तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर 2 दिख रहा है। केवल हमें पावर यानी कि घात देखना है। अगर अधिकतम घात 2 दिख रहा होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर इस वाले समीकरण में, या फिर जो भी समीकरण आपको दिख रहा है, ये वाला जो समीकरण है, इस वाले समीकरण में मैं बात करूं कि a का मान कितना होगा, तो a का मान होगा यहाँ पर आपका 3। b का मान कितना होगा, तो b का मान यहाँ पर होगा 0। नहीं दिख रहा b वाला पद, b वाला पद नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसमें b का मान क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो 0 से गुना करा होगा तो वो गायब हो गया होगा। और c का मान कितना है, तो c का जो मान है वो है आपको दिख रहा -7। कितना दिख रहा है? -7 दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर इस वाले समीकरण में पूछा जाए कि a का मान कितना, तो बोलेंगे a का मान 5। b का मान कितना, तो b वाला पद दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब b का मान 0 रहा होगा। और c का मान कितना, तो c वाला पद भी नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट यानी कि अचर पद भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अचर पद भी 0 रहा होगा। जोड़ा गया होगा तो फिर उससे कोई फर्क पड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीज़ें? तो ऐसे आप समझ सकते हैं द्विघात समीकरण को, कि कौन द्विघात समीकरण होगा, कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। पद अगर व्यापक समीकरण को देखा जाए तो इसमें 3 पद होंगे। ये कहलाएगा पहला पद, ये कहलाएगा दूसरा पद, ये कहलाएगा तीसरा पद। लेकिन घात सबसे बड़ा वाला कौन दिखना चाहिए हमें? 2 घात वाला दिखना चाहिए। ये 1 घात और 0 घात वाला जो है वो नहीं भी दिखेगा तो चलेगा, नहीं भी दिखेगा तो क्या होगा? चलेगा। तो हम आशा करते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो गुत्थी है वो कुछ आप सुलझा पाए होंगे, समझ पाए होंगे चीज़ों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और द्विघात समीकरण के बारे में और कुछ जानने का कोशिश करते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी अगर हम आपको उस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ाने से पहले अगर कुछ मैं आपको बताने का कोशिश करूँ तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि इसका मतलब द्विघात समीकरण 3 तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। एक तो वह जिसमें तीनों पद दिखाई दे, ए वाला पद, बी वाला पद और सी वाला पद, वो हो गया। दूसरा वह जिसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला समीकरण जिसमें ए वाला पद और बी वाला पद हो लेकिन सी वाला पद नहीं हो। और तीसरा वह जिसमें केवल और केवल ए वाला पद हो, ऐसा वाला, इसमें बी पद और सी पद ना हो। और चौथा ये जिसमें ए पद हो, सी पद हो लेकिन बी वाला पद न हो। ठीक है,
तो मुख्य रूप से आपको 3 ही पढ़ना है, 4 नहीं। पहला तो वो पढ़ना जिसमें तीनों पद हो, दूसरा वो पढ़ना जिसमें सी वाला पद ना हो, और तीसरा वह पढ़ना है जिसमें आपके सामने जिसमें मतलब वो बी वाला पद ना हो, ठीक है। और ये चौथा एक भी ये भी हो जाएगा जिसमें बी और सी दोनों पद ना हो, केवल ए वाला पद हो। तो ऐसे आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। द्विघात समीकरण को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके व्यापक रूप पर और ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं, वैसे तो चर्चा कर ही चुके हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का क्या मतलब है? व्यापक रूप का मतलब है कि जितने भी दुनिया के द्विघात समीकरण होंगे वो देखने में ऐसा ही होगा। हमने लिखा भी है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये हमने बोला। यानी कि अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा तब हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। नोट में हमने एक चीज़ लिखा है कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है और द्विघात समीकरण के हलों का अधिकतम संख्या 2 ही होता है। यानी कि सबसे बड़ा घात द्विघात समीकरण में कितना होगा? 2 होगा। और द्विघात समीकरण को जब हल कीजिएगा तो अधिकतम कितने हल मिल सकते हैं? तो 2 हल मिल सकते हैं। कितने हल मिल सकते हैं? 2 हल। जितना घात होगा उतना हल होगा, वो तो पहले ही भी हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं कि जिस समीकरण का जितना घात होगा उतना क्या होगा? हल भी होगा। अब द्विघात समीकरण को पहचानने से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछता आपके एग्जाम में, और प्रश्नावली 4.1 में वही है। सबसे पहले कुछ द्विघात समीकरण आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि द्विघात समीकरण को पहचानने से संबंधित क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण को पहचानने से संबंधित मैं अगर एक ही पॉइंट आपको बता दूं तो उसी से आपका काम चल जाएगा। याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का जो घात है, या फिर द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, किसी भी समीकरण का जो घात है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। किसी भी समीकरण का घात कैसा होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। लिखेंगे, लिख ही देते हैं। हम अगर अभी द्विघात समीकरण पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं द्विघात समीकरण लिख देता हूं, लेकिन आप याद रखिएगा किसी भी समीकरण का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। लिख ही देते हैं, लिख देते हैं किसी भी समीकरण का घात समीकरण का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। कैसा? तो धनात्मक पूर्णांक, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। वह पूर्णांक आपने पढ़ा होगा, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ही घात हो सकता है। किसी भी समीकरण का घात हमेशा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक ही होता है, यानी कि प्लस वाला पूर्णांक ही होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि समीकरण का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, कभी भी बट्टा में नहीं हो सकता। और समीकरण का जो चर संख्या है वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। लिख ही देते हैं यहाँ पर कोष्ठ में लिख देते हैं अर्थात समीकरण का घात
ऋणात्मक यानी कि माइनस में, समीकरण का घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में, कॉमा बट्टा में, बट्टा जैसे कि आप सभी देखते होंगे x का पावर 1/2, x का पावर 3/2, ठीक है, बट्टा में या दशमलव में, दशमलव में नहीं होता है। अर्थात समीकरण का घात माइनस में, जैसे कि -5, x का पावर -2, x का पावर -1, -2, -3, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी घात बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि x का पावर 1/2, x का पावर 3/2, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि x का पावर 2.3, 1.5, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखे कि अर्थात समीकरण का घात माइनस में, बट्टा में, दशमलव में तथा चर संख्या, कौन चीज, तथा चर संख्या रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर, रूट के अंदर एवं चर संख्या एवं चर संख्या बट्टा के नीचे, किसके नीचे, तो बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर अर्थात नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब जब कभी भी आपको समीकरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि पहचानिए किस में से कौन समीकरण है या कौन समीकरण नहीं है, ये अगर पहचानने के लिए बोलेगा तो आप इसी लाइन का प्रयोग करेंगे। आपको अगर समीकरण पहचानने के लिए दिया जाए तो याद रखिएगा कि किसी भी समीकरण का घात हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक होता है इसका मतलब ये है कि धनात्मक पूर्णांक होता है, इसका मतलब यह है कि घात कभी भी माइनस में नहीं होगा, जैसे कि 2 का पावर -3 या -2। बट्टा में नहीं होगा, यानी कि जैसे आप लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं, अगर देखते हैं पेज खाली होगा तो नहीं खाली, एक मिनट समझिएगा। जैसे कि हमने दे दिया आपको 5x² प्लस 6x का पावर -1, ठीक है, a प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण नहीं हो सकता। तीनों घात में से कोई भी घात माइनस में नहीं होगा, या फिर बट्टा में भी घात नहीं होना चाहिए, घात बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, घात दशमलव में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों रूप में है, जैसे कि माइनस में है या माइनस, देख सकते हैं कोई भी घात इसका माइनस में आ गया तो ये समीकरण नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर घात कर दिया गया 3/2 तो इसको समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, और घात दशमलव में भी नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर घात x का कर दिया गया 3.2 तो भी ये समीकरण नहीं होगा, तो भी ये समीकरण नहीं होगा, ठीक है। और चर संख्या को रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर क्या है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है 2x² प्लस रूट अंडर, प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है रूट अंडर x, रूट अंडर x, एक मिनट, रूट अंडर x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2x² तो ठीक है, लेकिन रूट के अंदर जो x है ना, आप याद रखिएगा कि x के ऊपर से अगर आप रूट हटाते हैं, x के ऊपर से रूट हटाते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाते हैं तो उसके पावर में लगता है 1/2।
और ये +5 बराबर 0 है, तो +5 बराबर क्या कर देंगे हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि रूट चर संख्या के ऊपर रहेगा तो क्या होगा, और चर संख्या के ऊपर रूट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC के मान पर रूट रह सकता है, जैसे 5 है तो 5 पर रूट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर संख्या के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए तो देख लीजिए। चर संख्या के ऊपर रूट है, आप किसी भी संख्या के ऊपर से रूट हटाते तो उसका पावर होता है 1/2, और हमने बोला है कि घात कभी भी बट्टा में नहीं होगा, बट्टा में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो बट्टा आ गया, इसीलिए रूट के अंदर में अगर चर संख्या तो वो भी जो है समीकरण नहीं होगा। ये समझ में आ गया आपको। और याद रखिएगा दूसरी बात कि अगर कोई चर संख्या पट्टा के नीचे लिखा हुआ है, जैसे इस तरह से x² + 1/x + 3 बराबर 0, बोलेगा ये समीकरण है, बोलेंगे नहीं ये समीकरण। या ये इस तरह का अगर बहुपद भी होगा तो बोलेंगे ये बहुपद या नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब ये, क्योंकि x यहाँ पर बट्टा के नीचे है। अभी x का पावर कितना है, 1 है, कुछ भी पावर नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अगर हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो x का पावर 2 तो ठीक है, लेकिन इस x को ऊपर ले जाइएगा, x को कहाँ ले जाइएगा, ऊपर ले जाइएगा। तो जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना तब पावर में माइनस लग जाता है, जितना पावर था उतना ही रहेगा लेकिन माइनस लग जाएगा। और +3 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला था कि घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन घात यहाँ पर माइनस में आ गया, ये -1 दिख रहा होगा आपको, इसीलिए ये समीकरण नहीं है। तो आपने देखा कि रूट जो चर संख्या है वो बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर चर संख्या बट्टा के नीचे होगा तो उसे हम द्विघात या फिर किसी भी तरह का समीकरण या बहुपद नहीं बोलेंगे। तो हम सीधा याद रखेंगे आप कि किसी भी समीकरण का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात समीकरण का घात माइनस में, बट्टा में, दशमलव में, तथा चर संख्या रूट के अंदर एवं चर संख्या बट्टा के नीचे नहीं होता है। अगर ये सारे कंडीशन होंगे तो वो द्विघात समीकरण या फिर किसी प्रकार का समीकरण नहीं होगा। तो अब हम आशा करते हैं कि समीकरण पहचानने से संबंधित क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा अगर पूछा जाए तो। अब 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में उपस्थित हो चुका है। अब आप आराम से बना लीजिएगा, कोई बड़ी सी बातें नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 4.1 NCERT किसका, ये NCERT का, क्योंकि NCERT वह किताब है जो आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको कोई भी किताब आराम से बनेगा। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। ये 1 से लेकर के 8 आपको समीकरण दिए गए हैं और आपको जांच करना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि द्विघात समीकरण कौन होता है। अगर जो भी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होगा तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, अगर इसके रूप का नहीं होगा तो उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। यानी कि अधिकतम घात अगर 2 दिखेगा तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, और अधिकतम घात 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, यानी कि 2 से कम दिखा या 2 से ज़्यादा दिखा तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर और बराबर करके दिया गया है आपको 2 × x - 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घात 2 है, तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। लेकिन याद रखिएगा ऐसे नहीं बताना है, पहले आपको इसे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखना है, तब बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर x + 1 का जो होल स्क्वायर दिख रहा है इसको पहले a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो जब आप इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला देखो, अगर x को a बोल देंगे, 1 को b बोलेंगे, तो फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हम अगर क्या करेंगे
ए स्क्वायर करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2ab, 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x, फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 2x ही होगा। तो इसको हमने ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दाहिने में गुना कर लीजिए, 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 को -3 से गुना कीजिएगा तो -6। अब अगर कुछ कटने उठने वाला है तो काट लीजिए, 2x से 2x कट जाएगा, बराबर के बाएं और दाहिने जो सेम चीज़ आपको दिखाई दे उसे आप काट सकते हैं। तो बराबर के बाएं क्या बचा, बाएं बचा एक्स स्क्वायर और +1, और ये -6 बाएं लाएंगे तो +6 हो जाएगा, और दाहिने में कुछ बचा नहीं तो 0 हम बोल सकते हैं कि बचा, क्या बचा, 0 बचा। अब आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। अब आप इसको गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 को, कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण है। नीचे में लिख दीजिएगा यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात हमें 2 दिख रहा है। अब बी वाला पद है, सी वाला पद है कि नहीं है, उससे कोई मतलब हमें नहीं होता है। बी वाला पद हो तो भी सही, न हो तो भी सही, हमें अगर केवल घात 2 दिख रहा है तो उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। समझ में आ गया, ये है, हम केवल लिख दिए हैं, आप लिखिएगा यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं कि आखिर दूसरा नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण है कि नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 इंटू 3 -x, यही वाला। चेक कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तब चेक करेंगे, ऐसे ही देख करके मत बोल दीजिएगा। यहाँ पर घात 2 दिख रहा है तो द्विघात समीकरण मत बोल दीजिएगा, पहले चेक कीजिएगा इसको। तो चलिए चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम रखना है, -2x को भी सेम टू सेम रखना है, -2 से 3 को गुना कीजिएगा तो -6 होगा, और -2 को -x से गुना कीजिएगा तो +2x होगा। कितना होगा, +2x। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर 2x और इस 2x को काट दीजिए, एकदम नहीं काटना है, क्योंकि ये माइनस में 2x है और ये प्लस में 2x है, तो नहीं कटेगा, चिन्ह सेम होता तभी ये कटता। ये एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, -2x रहने देते हैं, -6 बाएँ लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, +2x लाएंगे बाएँ तो -2x हो जाएगा, दाहिने में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिएगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, -2x और ये वाला -2x, ये हो जाएगा -4x। कितना होगा प्यारे बच्चों, -4x होगा, और +6 है तो +6 होगा, बराबर में कितना होगा, 0। ये तो भाई साहब एकदम खाटी द्विघात समीकरण है, एकदम हूबहू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। पूरा आप टीचर में लिख लेगा, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। चलो भाई लिख ही देते हैं हम भी, क्या दिक्कत वाली बात है, पूरा लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है वो समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीका से आप 3, 4, 5, 6, 7 सबको चेक कर सकते हैं। हल्का हल्का डिफरेंस है सभी को, सभी के अंदर, तो जो भी डिफरेंस है आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हम एक और आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि आपको और क्लियरेशन हो जाए। ये 3 नंबर बना के दिखा देते हैं आपको, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1। 3 नंबर को चेक करते हैं हम। 3 नंबर को चेक करने जा रहे हैं। क्या था भाई साहब, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1। क्या था, x - 2 इंटू, 1 मिनट,
x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, x प्लस 1 और बराबर में कुछ है, क्या है बराबर में? बराबर में है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लिख लीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में है क्या, इस दोनों को गुना करना होगा और इस दोनों को गुना करना होगा, फिर दाएं बाएं करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चलिए गुना करते हैं। ये कोष्ठ वाला गुना कैसे किया जाता है हम आशा करते हैं कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। दो कोष्ठ को जब कभी भी गुना करना हो तो किसी भी कोष्ठ में से जिसमें कम पद हो उसमें से एक पद को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर तो दोनों में सेम पद है, हम x को निकालते हैं इस वाले कोष्ठ में से, जिसमें से नहीं निकाले हैं उसको सेम टू सेम सामने में लिखेंगे। तो x प्लस 1 लिखेंगे, x प्लस 1 यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे। x निकाल लिए थे तो माइनस 2 बच गया था, अब माइनस 2 को भी निकाल लेंगे और फिर से x प्लस 1 को इसके सामने में लिखेंगे, फिर बीच में बराबर है तो बराबर, फिर x हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे और x प्लस 3 को इसके सामने लिखेंगे सेम टू सेम। जब हम x निकाल लिए थे तो माइनस 1 बचा था, तो माइनस 1 को भी अब निकाल लेंगे और फिर से x प्लस 3 को इसके सामने में लिखेंगे। ये है पहला काम। अब x प्लस 1 जो है इसके कोष्ठ के बाहर x है, तो x से आपको कोष्ठ के अंदर जितने भी पद होंगे सभी को गुना करना है। तो x से x को भी गुना कीजिएगा और x से 1 को भी गुना कीजिएगा। तो x को x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x का पावर 2 यानी कि x स्क्वायर। x को प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो ये x होगा, फिर माइनस 2 से x को गुना कीजिएगा तो माइनस 2x होगा और माइनस 2 से प्लस 1 को गुना कीजिएगा तो ये माइनस 2 ही होगा। और अब x को x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा, x को प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो 3x होगा, माइनस 1 को x से गुना कीजिएगा तो माइनस x होगा, माइनस 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस 3 होगा। अब आप दाहिने बाएं देखिए कि अगर कुछ कटने उठने वाला हो तो हम काटे यहाँ पर ही, हम आगे नहीं बढ़ेंगे इससे। तो देखिए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो काट भी दिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा पहले उस पर हम करते हैं कुछ ऑपरेशन। ये माइनस 2x और 1x हो गया आपका माइनस 1x, होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस 2 जो दिख रहा है उस माइनस 2 को लिख लेंगे। दाहिने में आप देख पा रहे हैं कि 3x और माइनस 1x, ये 3x और माइनस 1x, 3x में से 1x घटाइएगा तो बच जाएगा आपके पास 2x, और 2x को बराबर के बाएं लाइएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 2x। फिर दाहिने में आपको दिख रहा होगा 3, इस 3 को बाएं लाइएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब क्या करेंगे सो देखिएगा, ये माइनस 2x और माइनस 1x हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 2 और प्लस 3 ये होगा प्लस 1 बराबर 0। अब आप ही बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिकतम घात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ गया, क्योंकि इसका तो सबसे बड़ा घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो सकता है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अब इसी तरीक़ा से जैसे हमने 3 नंबर को बनाया है वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, और 6 नंबर क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि बाएं तरफ इसको कुछ नहीं करना है, दाहिने तरफ केवल x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है, तो ये तो बन जाएगा। अब आप 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो इसमें आप x प्लस 2 का होल क्यूब का फार्मूला लगा करके तोड़ लीजिएगा, 2x से इसको गुना कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ करना है ही नहीं, x माइनस 2 का होल क्यूब कीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, इससे में 8 नंबर तक पूरा बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर हमें आपको आगे बताने के लिए, तो इसके लिए आपको तो टेंशन लेना है ही नहीं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम इससे क्या करेंगे,
आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। बाय।